हेलो स्टूडेंट्स, नाभिकीय रसायन की हम बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत और रेडियो एक्टिव विघटन की दर की चर्चा की थी। आज हम देखते हैं कि अर्धायु और औसत आयु क्या होती है किसी रेडियो एक्टिव तत्व की। अर्धायु की जहाँ तक बात है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं उनका विघटन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, यानी कहने का मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो आयु है वो इनफाइनाइट होती है। तो इसलिए अगर हम रेडियो एक्टिव तत्वों की स्टेबिलिटी की तुलना करना चाहें तो हम उनके लिए अर्धायु या औसत आयु टर्म्स का यूज़ करते हैं। अर्धायु क्या है? जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपनी शुरुआती मात्रा का आधा रह जाए या आधा विघटित हो जाए, एक ही बात है, तो उसे हम कहेंगे उस तत्व की अर्धायु। यानी अर्धायु पर जो समय है टी वो हो जाएगा, उसे हम कहेंगे टी हाफ, और जो मात्रा है वो हो जाएगी प्रारंभिक मात्रा की आधी। हमने जब विघटन की दर के बारे में चर्चा की थी तो एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि विघटन स्थिरांक जो लैम्डा है वो बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग n0 अपॉन nt के। तो n0 था प्रारंभिक मात्रा और nt था t समय के बाद जितनी मात्रा रह जाएगी वो। तो यहाँ पर हम n0 जो है वो प्रारंभिक मात्रा ले रहे हैं, तो nt हो जाएगा n0 अपॉन t अर्धायु के बाद, तो t हो जाएगा t हाफ। t हाफ t1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है अर्धायु को। तो जब हम विघटन की दर के फॉर्मूले में जब हम ये दो मात्राएं रखते हैं, nt जो है वो n0/2 के बराबर और t जो है वो t1/2 के बराबर, तो हमारे पास आता है लैम्डा जो है वो आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ के बराबर, या टी हाफ अर्धायु आ जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा के बराबर। तो इस रिलेशन से ये क्लियर है कि अर्धायु जो है टी हाफ जो है वो डिपेंड करती है केवल लैम्डा पर। तो जैसा कि लैम्डा यानी विघटन स्थिरांक जो है वो किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसी तरह से टी हाफ भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, यानी ये केवल लैम्डा पर डिपेंड करेगा, और क्योंकि लैम्डा एक कांस्टेंट है तो टी हाफ भी किसी एक तत्व के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, स्थिरांक ही रहेगा। तो कितनी मात्रा है रेडियो एक्टिव तत्व की उसके हिसाब से अर्धायु डिसाइड नहीं होगी, अर्धायु का जो मान है वो फिक्स रहेगा। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि टी हाफ लाइफ रेडियम की जो है वो है 1580 साल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए शुरू में रेडियम जो है वो 10 ग्राम है, तो 1580 साल बाद वो 5 ग्राम रह जाएगा और उससे यानी 5 ग्राम विघटित हो जाएगा। अगले 1580 साल में 5 में से 2.5 ग्राम जो है वो विघटित हो जाएगा और 2.5 बच जाएगा। तो हर 1580 वर्ष बाद जितनी भी जो रेडियम की मात्रा होगी उससे आधी रहती जाएगी और आधा विघटित होता जाएगा। तो ये है अर्धायु का मतलब। इसी तरह से एक और टर्म है औसत आयु या एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ हम क्यों लेते हैं? क्योंकि कोई रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो अभी विघटित हो रहा है, कोई कई साल बाद विघटित हो रहा है, तो हम अलग अलग जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको कंबाइन करके उनकी आयु काल को जोड़कर और कुल जो परमाणुओं की संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है औसत आयु। तो औसत आयु को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जितने भी परमाणु हैं हमारे पास किसी रेडियो एक्टिव तत्व के,
उनके आयु काल, और उसको हम जब डिवाइड करते हैं ऐसे सभी एटम्स के नंबर से, तो हमारे पास आता है औसत आयु। औसत आयु हम बड़े आसानी से विघटन स्थिरांक से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है। यानी औसत आयु इज इक्वल टू 1/λ। एवरेज लाइफ जो है दैट इज इक्वल टू 1/λ। और लैम्डा हमें मालूम है कि 0.693/t½ के बराबर है, इसलिए औसत आयु हो जाएगी t½ 0.693। तो ये रिलेशन हो गया औसत आयु और अर्धायु का। इनमें से हमें कोई एक मालूम है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है आपको ध्यान रखना है, औसत आयु और अर्धायु का। अर्धायु पता है तो आप औसत आयु निकाल सकते हैं अर्धायु को 0.693 से डिवाइड करके, और औसत आयु पता है तो आप अर्धायु निकाल सकते हैं औसत आयु को 0.693 से मल्टीप्लाई करके। तो ये सिंपल सा रिलेशन औसत आयु और अर्धायु में। एक और टर्म हम आज करते हैं, रेडियो एक्टिव स्थायी अवस्था, रेडियो एक्टिव स्टेडी स्टेट क्या होता है। हमने पहले कहा कि कोई रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो अस्थायी है तो वो विघटित होगा, विघटित होकर वो कोई दूसरा तत्व देगा। अगर ये, जिसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस, पुत्री नाभिक, अगर पुत्री नाभिक भी अस्थायी है तो वो फिर से विघटित होगा, एक और तत्व देगा। वो भी अगर अस्थायी है तो आगे वो विघटित होता रहेगा जब तक कि कोई स्थायी तत्व न बन जाए। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है रेडियम का। रेडियम 226 यानी रेडियम मास नंबर 226 के साथ ये अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है और रेडॉन में परिवर्तित हो जाता है। रेडॉन भी रेडियो एक्टिव है और ये फिर से अल्फा कण उत्सर्जित करके पोलोनियम में कन्वर्ट होता है जिसका मास नंबर है 218। ये फिर से अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है और लेड के आइसोटोप जिसका मास नंबर है 214 उसमें परिवर्तित होता है। तो मान लीजिए हम शुरुआती समय की बात कर रहे हैं जब हमारे पास केवल रेडियम है। रेडियम विखंडित होना शुरू होगा और उसके विखंडन की दर जो है वो किस पर निर्भर करेगी, रेडियम के कितने परमाणु उपस्थित हैं उनके नंबर पर। जैसे हमने पहले रेडियो एक्टिव विघटन की दर हमने डिस्कस की थी, तो हमने ये कहा था कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर उसकी उपस्थित मात्रा के समानुपाती होता है। तो रेडियम शुरू में 100% हमारे पास रेडियम है तो उसके विघटन की दर ज़्यादा होगी, तो वो विघटित होकर देगा रेडॉन। तो शुरू में रेडॉन के बनने की दर या रेडियम के विघटन की दर एक ही है, तो शुरू में ये दर जो है ये काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए रेडॉन के बनने की दर इसके विखंडन की दर से ज़्यादा होगी, क्योंकि रेडॉन का विखंडन उसकी मात्रा पर निर्भर करेगा और शुरुआत में रेडॉन की मात्रा बहुत कम होगी, इसलिए उसके विखंडन की दर भी कम होगी। तो शुरुआत में, प्रारंभ में रेडॉन के बनने की दर ज़्यादा होगी उसके विखंडन की दर से, लेकिन जैसे जैसे रेडॉन बनता जाएगा वैसे वैसे उसके विखंडन की दर भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मात्रा बढ़ रही है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब रेडॉन के बनने की दर और उसके विखंडन की दर बराबर हो जाएगी। इस स्थिति में हम कहेंगे कि रेडॉन रेडियम के साथ रेडियो एक्टिव स्टेडी स्टेट में है, साम्यावस्था में है। इसी तरह से पोलोनियम का केस भी हो सकता है, तो ये कहलाती है रेडियो एक्टिव स्थायी अवस्था या रेडियो एक्टिव स्टेडी स्टेट। अब इसके लिए हम कुछ रिलेशन डिराइव करते हैं। तो मान लीजिए हम पहला वाला जो विखंडन है वो ले रहे हैं रेडियम और रेडॉन का। अगर रेडियम का विखंडन स्थिरांक λ1 हो और रेडॉन का λ2 और रेडियम की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एटम्स है वो है n1 और रेडॉन के हैं n2।
साम्यावस्था पर। तो रेडॉन के बनने की दर होगी λ1 इंटू N1 और रेडॉन के विखंडन की दर होगी λ2 N2, क्योंकि बनने की दर किसके बराबर होगी? रेडियम के विखंडन की दर के बराबर, जो कि होगी λ1 N1, और रेडॉन के विखंडन की दर होगी λ2 N2। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको करेक्शन कर लेना। पहला है रेडॉन के बनने की दर λ1 N1 और दूसरा होगा रेडॉन के विखंडन की दर λ2 N2। जब स्थायी अवस्था आ जाती है, स्टडी स्टेट आ जाती है, तो ये दोनों दरें बराबर हो जाएंगी, यानी λ1 N1 विल बी इक्वल टू λ2 N2। इस स्थिति में N1 अपॉन N2 विल बी इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। और हमें मालूम है कि लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है औसत आयु के, एवरेज लाइफ के। तो λ2 अपॉन λ1 हो जाएगा औसत आयु पहले एलिमेंट की डिवाइडेड बाय औसत आयु दूसरे एलिमेंट की। इसको आप टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ आप देख रहे हैं N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू τ1 इज इक्वल टू अपॉन τ2। तो N जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी औसत आयु के, यानी स्थायी अवस्था पर कोई रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो उनकी औसत आयु के अनुपात में उपस्थित होंगे। तो जिसकी औसत आयु ज़्यादा साम्यावस्था में उसी की जो मात्रा है, उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा। अब एक बात यहाँ पर नोट करने की है कि ये स्टडी स्टेट तब हम पा सकते हैं, तब ऑब्टेन कर सकते हैं अगर पेरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट की औसत आयु, अर्धायु भी एक ही बात है, दोनों प्रोपोर्शनल हैं, वो पुत्री तत्व की औसत आयु से ज़्यादा हो, यानी ये ज़्यादा स्थायी हो पुत्री तत्व से। तो अगर उल्टा हो, यानी डॉटर जो एलिमेंट है वो उसकी औसत आयु अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो विखंडित हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, और केवल जो डॉटर न्यूक्लियस है वो इकट्ठा होता रहेगा और स्टडी स्टेट जो है वो नहीं मिलेगी हमें। तो इसलिए स्थायी अवस्था के लिए ज़रूरी ये है कि जनक तत्व की औसत आयु पुत्री तत्व से ज़्यादा हो। ये जो साम्यावस्था है, रेडियो एक्टिव स्टडी स्टेट या रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ये केमिकल इक्विलिब्रियम से अलग है। केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल नहीं होता है। रेडियम से हम रेडॉन ले सकते हैं, लेकिन रेडॉन से हम रेडियम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की जगह रेडियो एक्टिव स्टडी स्टेट यानी स्थायी अवस्था टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। थैंक यू।